बहुत कठिन नहीं रहता। कठिनाई उन मानसिक रोगों की है जो विशेषताएं शिक्षित और संपन्न देशों में आंधी तूफान की तरह बढ़ रही है। कठिनाइयां यह है कि व्यथाग्रस्त अपने को रोगी नहीं मानता और जिस विपन्नताओं से घिरा होता है उसका पता पौराणिक तथा संबंध के लोगों द्वारा बताए हुए लक्षणों से चलता है। जो लोग उन्मादी तथा विक्षिप्त होते हैं उनकी अस्त व्यस्त हरकतें तो प्रकट होती हैं, उससे संबंध के लोग परेशान रहते हैं और वह स्वयं दूसरों से नहीं अपने आप से भी परेशान रहता है। इस स्थिति में आवेश छाया रहता है और दोषारोपण से लेकर अशब्द कहने, संदेहग्रस्त एवं आकांक्षाओं से घिरा रहता है, सॉरी आशंकाओं से घिरा रहता है। वस्तु स्थिति की अपेक्षा ऐसी कल्पना गढ़ लेता है जो उसे इस प्रकार हैरान करती है मानो उसे सचमुच ही किसी शत्रु ने या विपत्ति ने घेर रखा हो। ऐसी ऐसे व्यक्ति अपने सामान्य कामकाज ठीक तरह से नहीं कर पाते, फलतः आर्थिक कठिनाई भी घेर लेती है। साथ ही सहचर उसे विक्षिप्त समझकर आरंभ में कुछ उपाय सोचते हैं, पर पीछे कुछ परिणाम ना निकलते देख उपेक्षा करने लगते हैं। ऐसी दशा में वह अपने को तिरस्कृत भी अनुभव करता है और दोष अपना ना देखकर दूसरों के ही सिर मढ़ता है। इस स्थिति में विग्रह का नया सिलसिला चल पड़ता है। जिनमें उन्माद के लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं उन्हें मनोरोग चिकित्सालयों में या तो स्वयं जाना पड़ता है या उन्हें वहां अपने द्वारा ही ढकेला खरीदा जाता है। जो अपने को सर्वथा एकांकी अनुभव करते हैं और अपने तथा समाज के लिए अभिशाप बन जाते हैं, उन्हें सरकार यदि नियंत्रण में लेकर कोई दुर्घटना खड़ी न कर देने से रोका जाता है। नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार संसार के समृद्ध देशों में पगलाने की यह व्यथा तेजी से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए अमेरिका का एक सर्वेक्षण सामने है। मनोरोग चिकित्सालयों के आधार पर उस देश के वयस्कों में 20% व्यक्ति विभिन्न जातियों के मनोरोग से ग्रसित हैं। इसमें से 15 प्रकार के रोग बहुल्य हैं। ऐसे रोगों की संख्या 4 करोड़ तक जा पहुंची है। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 31 लाख वे हैं जिन्हें विक्षिप्त तो नहीं कहा जा सकता पर सनकी अवश्य है। सनकी का तात्पर्य है जनसाधारण की रीति नीति छोड़कर चिंतन एवं स्वभाव व्यवहार चिंतन एवं स्वभाव व्यवहार की ऐसी लकीर पकड़ लेना जो अटपटी मालूम पड़ती है और उससे संपर्क रखने में कोई भी कतराने लगता है। वो कर्मचारी हैं तो बॉस, बॉस हैं तो कर्मचारी भीतर कूटते हैं। पारस्परिक व्यवहार में कई बार खींच प्रकट करने लगते हैं अवज्ञा भी। इससे भी आगे बढ़कर स्त्री बच्चे के साथ भी पटरी न खाने की बात है। घर को छोड़कर कहीं जंगल में तो वो नहीं बच सकते, पर जिनके साथ रहते हैं उन्हें निरंतर शिकायतें करते हैं, उल्हेना देते हैं और चेचे करते देखे जाते हैं। जहां प्रेम और सहयोग ना हो, एक दूसरे का सम्मान ना करे, कृतज्ञता प्रकट ना करे एवं एवं उपयोगिता अनुभव ना करे, वहां साथ रहते हुए भी सराय, प्लेटफॉर्म और जेल जैसा वातावरण रहता है। जेव तो करके मजबूरी में गाड़ी ढकेली जाती है। एक खंडित व्यक्तित्व समूचे परिवार की ही नहीं, साथियों एवं पड़ोसियों की भी नाक में दम कर देता है। ऐसे सनकी समुदाय की गणना तो ठीक तरह से नहीं हो सकती, पर समझा जाता है कि वे अस्पतालों में भर्ती होने वाले की तुलना में कम नहीं अधिक ही होंगे। इसके बाद नशेबाजों का नंबर आता है। ऐसे नशेबाज ऐसे नशेबाज खुमारी में ढेरों समय तथा पैसा बर्बाद करते हैं। हल्के नशेबाज वे हैं जो बियर, सिगरेट जैसे बहुप्रचलित नशे के आदी होते हैं, पर जो होश
हवास खो बैठते हैं और खुमारी की स्थिति में कुछ कुछ भी करने लगते हैं। असल में उन्हीं को आपे से बाहर नशेबाज कहा जाता है। उनकी सूझबूझ एवं क्रिया शक्ति कुंठित हो जाती है। खुमारी उतरने के बाद ये अपने को बेहद थके हुए एवं निराश असहाय अनुभव करते हैं। तब उन्हें नया और बड़ा डोज लेने की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी वर्गों के अस्त व्यस्त लोगों की क्षमता और उपयोगिता बेहतर कम होती जाती है। यूं गुजारे भर की काम चलाओ स्थिति में तो किसी प्रकार बने रहते हैं। बड़ी बात यह है कि एक खंडित व्यक्तित्व का मनुष्य अनेक अनेक अन्यों को भी अपने चपेट में ले लेता है और भले चंगों को भी अपने से मिलता जुलता बना लेता है। यह यह स्थिति अमेरिका की ही नहीं, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली आदि की भी है। एशिया, अफ्रीका के देशों में भी अनेक लोग ऐसे हैं, पर उन्हें गरीबी, बेकारी आदि प्रत्यक्ष कारणों का शिकार कहकर क्षम्य भी ठहरा सकते हैं। बढ़ते हुए मानसिक मस्तिष्क से विकृतियों के संबंध में कामुकता और सामाजिक वर्जनाओं का व्यक्तिकृत प्रमुख कारण है। मनोरंजन की अनेक धारणाएं सिमट कर कामुकता के इर्द गिर्द एकत्रित होती जाती है। मर्यादा तोड़ने वाला एक व्यक्ति अनेकों को अपनी छूत लगा देता है। चरित्रवान लोग अपने जैसे चरित्रवान कितने बना सकते हैं यह कहना कठिन है, पर यह निश्चय है कि उच्छृंखलता के आदि लोग वैसा ही चस्का अपने संपर्क में आने वाले अनेकों को लगा देते हैं। पारस्परिक सद्भाव की स्थापना पर छल कपट की परिपाटी जब अपनाई जाती है तो दुहरे व्यक्तित्व का सृजन होता है। कहना कुछ करना कुछ जैसे स्वभाव वाले दूसरे के लिए जितना हानिकारक होते हैं, उनसे ही कहीं अधिक अपना नुकसान करते हैं। अंतर्द्वंद की स्थिति में मनुष्य सही सोचने और सही नतीजे में पहुंचने की स्थिति में नहीं रहता। अपरा, अपराधी स्तर के की कृत्य करने में कुछ समय पूर्व आत्मा परमात्मा से डरते थे। अब अपयश एवं सामाजिक भर्त्सना का भय खाते और इसके कारण इस इस कारण जो तिरस्कार असहयोग उपलब्ध होता था उससे डरते थे। पर अब उच्च श्लीलता साहसिकता का बनती जा रही है। इस मार्ग पर चल पाने वाले आरंभ में मानसिक स्वास्थ्य गवाते हैं और फिर शारीरिक दुर्बलता रुग्णता के शिकार भी बन जाते हैं। अपराधी एकांकी रहता है, उसका सच्चा मित्र सहयोगी कोई नहीं रहता। अवसर पड़ने पे तथागतित अपने तथागतित अपनों का आंखों से फेर लेना अक्सर ऐसे ही लोगों के सामने आता है जिसका अपने अपने ऊपर से विश्वास उठ जाता है उसे अपना कोई सगा नहीं दिखता। हर घड़ी धोखा होने की आशंका बनी रहती है। इन्हीं सब बातों को मिलाकर वह स्थिति बनती है जिसे तनाव कहते हैं। यह ऐसा कुचक्र है जिसमें फंस जाने पर निकलना कठिन होता है। आंतरिक दृष्टि से अशांत व्यक्ति के व्यवहार में ऐसी अवांछनीयताएं घुस पड़ती हैं जिसके कारण निरंतर खींच रहने लगती है और वह प्रकृतन से विक्षिप्तता के रूप में प्रकट होती है। इस स्थिति में मनोरोग के चिकित्सक कोई कारगर सहायता नहीं कर सकते। कारण एक ही है, मानव मानव मर्यादाओं का उल्लंघन। इसलिए उपचार भी एक ही हो सकता है, सजनता, शिष्टता एवं आदर्शवादिता का समुचित मात्रा में अवलंबन। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य जी, बहुत अच्छा। तो आज का विषय है बढ़ते हुए मनोरोग, कारण और निवारण। पिछले अध्यायों में गुरुदेव ने मनोरोग के विभिन्न कारणों को बताया। तो
पहले भी मनोरोग था, आज भी मनोरोग है, लेकिन इस समस्या उठती है कि बढ़ते हुए मनोरोग पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा मनोरोग अभी के समय में बढ़ गया है। तो उसी के क्यों बढ़ा, इसका कारण और निवारण इस चैप्टर में गुरुदेव ने बताया है। इसमें लिखते हैं कि पहली बात है कि रोग पहले है क्या? कोई भी शरीर का कोई भी ऑर्गन, अगर चाहे इंटरनल ऑर्गन हो, एक्सटर्नल ऑर्गन हो, वो अपना काम प्रॉपर ढंग से नहीं करता है, तो उसमें उसकी कार्य प्रणाली में व्यतिरेक होता है और रोग के रूप में प्रकट होता है। तो रोग 2 प्रकार के, शारीरिक और मानसिक, आदि व्याधि। तो शारीरिक रोग की लिस्ट तो बहुत लंबी है, सर्दी-खाँसी से लेकर कैंसर तक, और कितने जाने कितनी बीमारियाँ हैं जो अभी विज्ञान के पहुँच के बाहर हैं, उसके उसके उपचार का कारण भी। तो लेकिन वैसी स्थिति में रोगी कह देता है कि हमें यहाँ दर्द है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, तो डॉक्टर उसका उपचार करते हैं और भी इन्वेस्टिगेशन करके। लेकिन मानसिक रोग जो है, ब्रेन से उत्पन्न होने वाले रोग, मानसिक रोग, तो उसका उपचार थोड़ा मुश्किल होता है। और कभी-कभी मनोरोगी जो है, समझ भी नहीं पाता है कि आखिर हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ दिन तो तक तो पता नहीं चलता है कि भई एक्चुअली हमको कोई रोग भी है। लेकिन वही जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो परेशानी का कारण होता है, तब बाहर दिखने लगता है, उसके बिहेवियर में जब कुछ अंतर आता है, तो घर परिवार वाले उसको पहले तो नहीं समझ में आता है, तो जनरल फिजिशियन के पास ले गए, दवा-दारू की, उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जड़ तो उसकी है मानसिक। तो मानसिक जब वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ज मानसिक रोग, तो वो उसका एब्नॉर्मल बिहेवियर, तरह-तरह की ऐसी हरकत करना जो आम आदमी नहीं करता है, वैसा करने लगता है। तरह-तरह की आशंका, भय, सोच, कोई आदमी आ रहा है, सोच रहा है कि वैसा आदमी कि हमको मार नहीं आ रहा है। तरह-तरह की बातें उसके मन में आती है और लगता है कि हमारी दुनिया में अब कोई नहीं है, जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बढ़ जाता है, तो किसी-किसी में ये उन्माद की स्थिति आ जाती है। बहुत तेज़-तेज़ बोलना, किसी को गाली देना, अनावश्यक हँसना, रोना, इस तरह की स्थिति आ जाती है। तो इसको लोग उन्मादी या पागल घोषित कर देते हैं। तो उनको पागल खाने में ले जाते हैं। अ, हमारे यहाँ तो इस तरह के आदमी को बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि इस आदमी का चलिए एक फेज उड़ा हुआ है। कोई कहता है कि ये कांके रिटर्न है। कांके हमारे यहाँ, ये झारखंड में रांची एक जगह है बड़ी, राजधानी उसकी झारखंड की, वहाँ पर कांके एक जगह है रांची में ही, वहाँ पर बहुत बड़ा पागलखाना है, बहुत पुराना। तो वहाँ पर अ, देखेंगे कि इधर के आदमी के जो भी माने मानसिक ट्रबल जो इस उन्माद की स्थिति तक पहुँच जाता है, उसको 2-3, एक पेशेंट को 2-3 आदमी जाके पकड़ के, कभी पैरों में जंजीर लगा के तब वहाँ ले जाके भर्ती कराते हैं। शायद आपके यूपी में, आगरा में भी है। तो नया इसमें गुरुदेव उस समय के बात लिखते हैं, विदेशों की बात, कि सिर्फ़ अमेरिका का उदाहरण इसमें गुरुदेव ने दिया है कि जी वयस्कों में 20% आदमी जो हैं, लगभग किसी न किसी तरह के मनोरोग के शिकार हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी है मनोरोग की। तो किसी न किसी तरह के से 20% आदमी शिकार हैं। उस समय की बात है, ये हमारा अंदाज़ है कि 40-45 साल पहले ये पुस्तक लिखी गई होगी, उस समय का आंकड़ा गुरुदेव ने लिखा है। अभी तो ये बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया होगा। तो उसमें लिखते हैं कि 15 तरह के रोग विशेषकर जो हैं, ये अधिक मात्रा में पाए गए, अधिक संख्या में पाए गए, और ये लगभग 4 करोड़ तक पहुँच गया। तो ये तो आंकड़ा है वैसे लोगों का जो एक्सट्रीम पर पहुँच गए और इनको पागल घोषित समाज ने कर दिया या डॉक्टर ने कर दिया।
लेकिन इससे नीचे की स्थिति में जो लोग हैं, कुछ लोग, जिनको सनकी कहा जाता है। सनकी का मतलब वैसे लोग जो अपने नॉर्मल बिहेवियर से हट के और ऐसा बिहेवियर करते हैं जो बहुत बारीकी से देखा जाए तो पता चलता है। वो किसी क्षेत्र में हो सकते हैं। कभी देखते होंगे कि कोई आदमी अपने परिवार के साथ गया कहीं मॉल में, कहीं बाज़ार में और अपनी पत्नी को डाँटना शुरू किया, ऐसा लग रहा है कि घर में डाँट रहे हैं। वो आस-पास के लोग सभी लोग उसको घूर-घूर के देखते हैं। तो इस तरह की सन की ये बात उलट के भी हो सकती है। माने पति-पत्नी को डाँटता है, कभी-कभार पत्नी भी डाँटना शुरू कर देती है। तो ये क्या होता है, ये सब सनकी लोगों की निशानी है। और चाहे ऑफ़िस में भी बॉस कभी-कभी अपने अंडर स्टाफ को कोई ऐसा आदेश पारित करता है जिसका कोई माने संभव नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में आ गया, सनक हो गई, कहे कि हाँ भाई ये काम कर दो। या कोई कर्मचारी भी है, बॉस कह रहे हैं, आराम से सुन रहा है, लेकिन कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो सनक भी इस तरह का होता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने परिवार को, समाज को, पड़ोसियों को, सबके लिए ये हेडेक बनता है। अगर उस तरह का आदमी अगर आता है, तो पड़ोस वाले कतराते हैं कि चलो भई इससे सामना नहीं हो जाए, नहीं तो ये दिमाग खा के रह जाएगा। बहुत आदमी इस तरह की बात शुरू किया कहाँ से और अंत कहाँ करेगा, वो विक्षिप्त टाइप का रहता है। इस तरह का मनोरोग। उसके बाद में लिखते हैं नशेबाज। तो नशा के विषय में तो समझिए कि जिस तरह अध्यात्म में कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी तरह नशा के संबंध में कहा जा सकता है कि पहले भी मदिरा शब्द आता था जब पुराने समय में भी इसका सेवन किया करते थे। उसके बाद के समय आया, थोड़ा बढ़ा, वैसे-वैसे करते-करते, लेकिन आज के समय में गुरुदेव इसकी हेडिंग लिखे हैं बढ़ते हुए मनोरोग। तो उसका कारण एक ये भी देते हैं नशेबाजी। तो पहले जो संपन्न लोग रहते थे, उस तरह के आदमी रहते थे, वो सेवन करते थे उसका। लेकिन अब ये कॉमन हो गई है, स्कूल गोइंग विद्यार्थी से लेकर और बड़े-छोटे तक का उसमें कोई भेदभाव नहीं है और तो ये भी एक मनोरोग का बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसा भी है जो इसका सेवन किया होगा, वो बहुत बढ़िया से बता सकता होगा, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जब उसका नशा टूटता है, तो वो अपने आप को अपराधी अपने को समझता है कि हाँ, हमसे अपराध हुआ, लोग क्या कहेंगे? तो बाद की स्थिति होती है कि सोचता है कि नहीं, हमेशा इस खुमारी में डूबे रहो, चिंता-फ़िक्र से मुक्त रहो, थोड़ा हायर डोज़ लेना चाहिए। तो पाउच से लेके इंग्लिश तक पहुँच जाते हैं वो लोग। तो कुछ देशों में गुरुदेव ने लिखा है यहाँ पर कि जो विकसित देश हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, तो वहाँ पर ये सब जहाँ शिक्षा और डेवलप्ड लोग हैं, वहाँ पर ये और ज़्यादा है। छोटे कुछ ऐसे देश जहाँ पर गरीबी वगैरह है, तो वहाँ सोचा है कि भाई नहीं समझ है, कुछ काम-धाम नहीं है, चलो या कुछ ऐसी हरकत की या कोई माफ़ है। लेकिन बड़े देशों में जहाँ पढ़ा-लिखा सभ्य समाज है, वहाँ इसकी संख्या ज़्यादा हुई है। और अगला कारण लिखते हैं गुरुदेव, जिस जिस क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ये नशा के विषय में लिखते हैं और नशा के वैरायटी वो एक हम लोग बोलते हैं स्टूलेशन, पता नहीं उसका और क्या नाम होता है। वो पंचर साटने के काम में एक जेल आता है। तो उसका सेवन जो है आजकल हम अपने गाँव में देखा है कि 10-12 साल के बच्चे जो है पेपर में लेके उसको सूंघते हैं और उसके बाद खुमारी चढ़ती है। तो उसकी कितनी वैरायटी है, कहना मुश्किल है। तो आज के समय में पहले के समय में इतने बड़े बच्चे की को नशा के संबंध में कोई सोच भी नहीं सकता था। आज जो है लगातार बढ़ रहा है। तो एक ये मनोरोग बढ़ने का कारण नशा और नशा सर्वसुलभ होना, नशे की वैरायटी बढ़ना और अफ़ीम, चरस, गांजा की तो बात ही अलग है। तो ये विकृति फैली जा रही है और वही मानसिक रोग का कारण एक ये भी है।
और आगे गुरुदेव लिखते हैं मानसिक रोग का कारण एक कामुकता। तो सामाजिक बदलाव का व्यतिरेक प्रमुख कारण है। तो मिला-जुला के ये कही जाए बात कि ये बात पहले भी थी, लेकिन अभी के समय में कुछ ऐसा हो गया है कि सामाजिक वंदना का कोई महत्व नहीं रह गया है। एक छोटे उदाहरण से बताते हैं कि जब हम लोग बीएससी में पढ़ रहे थे, ऑनर्स फर्स्ट पेपर की परीक्षा थी, यूनिवर्सिटी की परीक्षा थी, होम सेंटर ही था। तो उस समय अराजकता ऐसी थी, ये 78 वगैरह की बात बता रहे हैं, 78, 79 की। ये कॉलेज में फर्स्ट पेपर की परीक्षा थी, लड़के पूरे नोट्स, बुक्स सब डेस्क पर रख के लिख रहे थे, प्रशासन को भी मालूम था। तो प्रिंसिपल साहब, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर थे, प्रिंसिपल साहब नीचे से सीढ़ी पर चढ़ते हुए बोलते आ रहे तेज तेज कि आज किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बोलते बोलते आते, सब कोई आवाज सुन के अपना अपना चीट पुर्जा बुक्स जो है डेस्क के अंदर रख ली। जब आए फिर भी कुछ लड़के जो है सो उसी तरह लिखते रहे, उनको कोई असर नहीं पड़ा। आए उसकी आंसर शीट ले लिए और उसको बोले कि बेहुदे तुमको चोरी करनी है तो चोरी की तरह करो, डकैती की तरह क्यों कर रहे हो। कर बाद में कॉपी दे दिया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सामाजिक वर्जना कोई चीज पर्दे के अंदर है, कोई चीज पर्दे के बाहर शर्म से सिर झुक जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी विकृति है और इसकी भी लिस्ट बहुत लंबी है कि उससे किस तरह आदमी सनकी व्यवहार करता है, वो यहाँ पर कहा भी नहीं जा सकता है। तो इस तरह के कामुकता जो अभी मर्यादा टूटी है, ये भी मानसिक रोग का एक बहुत बड़ा कारण है। आगे लिखते हैं कि छल और कपट पहले के समय में भी था, लेकिन अभी के समय में बहुत बढ़ गया है। भीतर से कुछ, बाहर से कुछ। और वैसा छली कपटी आदमी कुछ देर तक, कुछ दिनों तक सर्वाइव तो करता है, लेकिन बाद में उसको जब समाज उसकी स्थिति को समझता है, तो उससे दूर-दूर रहना शुरू कर देता है और अंत में वो आदमी अपने आप को अकेला बहुत समझने लगता है और मानसिक रोगी बन जाता है। ये भी कारण एक लिखते हैं कि छली-कपटी जो है, पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो भी अंततः मनोरोगी बन के समाज के सामने आते हैं। और आगे लिखते हैं कि अपराध अपराध पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। लेकिन पहले के अपराधी जो है, कुछ आत्मा परमात्मा के विषय में समझते थे, किसी मजबूरी से, किसी मजबूरीवश वो अपराध करते थे, लेकिन वो उसका ध्यान रखते थे कि हाँ, परमात्मा भी इस चीज़ को देख रहा है। करीब लगभग 35-40 साल पहले की एक छोटी घटना बता रहे हैं। रामगढ़ एक जगह है झारखंड में अभी। तो उस समय भी अराजकता थी, बस वगैरह में काफ़ी माने डकैती हुआ करती थी। तो रामगढ़ के पास में पहाड़ी थोड़ा रास्ता है, वहीं पर चोरों ने जो है बस को रोका और कहा कि भाई जिसके पॉकेट में जो कोई सामान है सारा निकाल लो। सब कलेक्ट किया, तो जब कलेक्ट करके उसके सरदार को बस में ही हैंडओवर कर दिया, 2-3 थे, हैंडओवर कर दिया। तो उसमें पीछे से एक विद्यार्थी था, खड़ा होके बोला हिम्मत करके, सर हम तो विद्यार्थी हैं, हमको कुछ कंसेशन नहीं कीजिएगा, हमारा पूरा पैसा ले लिए हैं आपके आदमी। तो उस चोर ने, बड़ा यंग ही था, उसने बोला कितना पैसा था तुम्हारे पास? उसने कहा कि 150 रुपया था हमारे पास। बोला कि अपने आदमी को बोला कि इसको 50 रुपया दे दो और 50 रुपया उसको दे दिया, अब बाकी सारा सामान लेके चला गया। कहने का मतलब कि चोर भी थे तो अपना कुछ आत्मा परमात्मा को समझते थे, लेकिन अभी के समय में शोर का स्तर इतना गिर गया है कि वही कहना मुश्किल है। तो ये भी मानसिक रोग का कारण बता रहे हैं
कि अपराध और वैसा और अपराध अभी तो साधारण सी बात के लिए हत्या कर देना एकदम बहुत साधारण बात हो गई है। लेकिन वो अपराध जगत से अगर कुछ देर के लिए हटता है, तो उसका दिमाग अपने आप में वो एक अकेला महसूस करता है। और देखा जाए तो जितने भी अपराधी किस्म के आदमी हैं, वो कभी भी अपना जीवन पूरा करके माने कोई देखिए कि बड़ा अपराधी है और 70 वर्ष की उम्र में मरा, ऐसा नहीं होता है। वो अपनी लाइफ को पूरा कभी नहीं कर पाता है और या तो अपने साथियों द्वारा, पुलिस द्वारा, किसी द्वारा मारा जाता है। और अगर जब अपराध करके लौटता है, तो उसके मन में इस तरह की खिन्नता आती है, कभी सामान के पैसे के बँटवारा लेकर कुछ, तो वो भी एक तरह का मनोरोगी होता है। और जितने अपराधी होते हैं, हमारा तो अंदाज़ है कि लगभग न 90-95% तो ऐसे होंगे, जो ऊपर लिखे हुए शराब के नशे में वो अपराध करते हैं। एक आदमी को ऑप्शन दिया गया, क्या कि वो शराब भी बहुत चीज़ की जड़ है। एक आदमी को ऑप्शन दिया गया कि ठीक है, तुम्हारे पास 3 विकल्प है, या तो तुम शराब पियो, नहीं तो रेप करो, नहीं तो मर्डर करो, बोलो क्या करोगे? तो उसने सोचा कि भाई सबसे आसान तो ये शराब ही पी लेना है, तो वो काम हमसे होगा नहीं। उसने शराब पिया और बाकी दोनों कुकर्म किया। तो ये शराब अपराध की भी जड़ है और फिर बाद में मनोरोग की भी जड़ है। तो अंत में गुरुदेव इसकी समरी करके लिखते हैं, कारण एक ही है, मानव मर्यादाओं का उल्लंघन। इसलिए उपचार एक ही हो सकता है, सज्जनता, शिष्टता एवं आदर्शवादिता का समुचित मात्रा में अवलंबन। तो जिस विटामिन की कमी हो शरीर में, उसी विटामिन को दिया जाए। लेकिन ये बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि उसमें सज्जनता, शिष्टता एवं आदर्शवादिता अगर आ जाए, तो मनोरोग कम हो स कम होगा। तो ये तीनों विटामिन है, इसकी तो मल्टीविटामिन, अध्यात्म रूपी मल्टीविटामिन अगर लिया जाए, तो शायद ये सब कुछ पूरा हो सकता है। लेकिन वो वाला अध्यात्म नहीं, दारू पी के जय श्री राम करने वाला नहीं। गुरुदेव का जो बताया हुआ अध्यात्म है, उसका अवलंबन किया जाए, तो ये सभी इसमें आदर्शवादिता, शिष्टता, सज्जनता वगैरह-वगैरह सारे गुण आएँगे आदमी में और अपराध में निश्चय ही कमी होगी। तो हमने जो समझा बताने का प्रयास किया, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार भाई साहब। बहुत ही सुंदर आदित्य भैया का वाचन था और आपका सार बहुत अच्छा था। और ख़ास करके आपकी जो जो अ व्यावहारिक और अनुभव जो आपने इसमें व्यावहारिक अनुभव और जो कहानियाँ आपने बताई इसमें, जो घटनाएँ बताई, वास्तविक घटनाएँ बताई, तो वो बहुत ही अद्भुत थी। कितना बढ़िया उसमें जो है तथ्य को सीखने का ये मिलता है। तो ये बहुत अच्छा आपका ये है कि आप जो इसमें बहुत सारा जो है इसमें बहुत सारी वास्तविक घटनाओं को जोड़ के और विषयों को बहुत ही सरल बनाकर और रोचक बनाकर प्रस्तुत करते हैं। तो तो अ, ये सब आत्माओं का आज स्नेह और ये गुरुदेव की जी, कृपा है। हम अपनी गुरुदेव की बात जी, को अपने मन में रखने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव की कृपा है, आप लोगों का स्नेह है, जिसके चलते होता है। अध्यात्म की गहरी जी, पैठ जी। तो नहीं है लोगों की तरह, तो इसलिए जो अ, सम हमें लगता है भाई साहब अध्यात्म विषय जो है बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बड़ा ही सरल विषय है। तो जितना सरलता से इसको कोई समझा दे और सरलता से कोई व्यक्ति समझ ले तो उसी में ही बढ़िया है। बहुत अधिक जटिल चीज़ों को करके बहुत कुछ फ़ायदा मिलता नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि ईश्वर से सरल और क्या हो सकता है? तो जितनी सरलता से समझ में आ जाए उतना ही बढ़िया है। तो
और भी हम भाई बहन अपनी बातों को रखेंगे इसमें। नहीं तो मेरा निवेदन है भाई साहब, आप ही इसको जो है और अगर इसको विस्तार दे सकते हैं तो और इसमें जो अपना ये कर सकते हैं जी। और भी कोई भाई बहन इसमें अपनी बात को रखें। मैं एक इसमें इसमें देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है कि अपराधी स्तर के कुकृत्य करने से में कुछ समय पूर्व आत्मा परमात्मा से डरते थे लोग। अपयश एवं सामाजिक भर्त्सना का भय खाते थे। इस कारण जो तिरस्कार असहयोग उपलब्ध होता था उससे डरते थे। पर अब उच्छृंखलता साहसिकता का पर्यायवाचक बनती जा रही है। मतलब उच्छृंखलता जो है आज खुलेआम समाज में जो गाने चलते हैं समाज में खुलेआम, अब वो कहीं पर भी हो लेकिन खासकर हम अब यहाँ पे हरियाणा में रहते हैं गुड़गांव में। तो हरियाणवी इसमें बड़ी बाहुल्यता इसमें मुझे दिखाई देती है। बहुत सारे गाने इसमें जो है अ, इस तरीके से दिखाई देते हैं। इसमें खास इसमें जो है अ, बड़े ही खुले तौर पर अ, उच्छृंखल पक्षों को बेबाक इसमें बोला जाता है। मतलब ये गाना भी मैं अभी आ रहा था गाड़ी में एयरफोर्स के ही कोई ऑफिसर रैंक के थे वो, हरियाणा के थे लेकिन बढ़िया थे वो, अच्छे पढ़े लिखे थे, बढ़िया पर्सनैलिटी थी। लेकिन गाना जो चल रहा था मतलब कहने का मतलब कि आसानी से चीज़ों को स्वीकार करना है। राउती सर जो व्यक्ति जो है बौद्धिकता जो है काफ़ी इससे तक परिमार्जित है। तो उसमें गाना चल रहा था वही उसमें जो है कि आसानी से जो है इस बात को कहा जा रहा है और बड़ी उससे लोग उसको सुन रहे हैं। तो जब शब्दों को सुनते हैं तो उसमें सुनने से ऐसा नहीं होता ये शब्द खाली चले जाते हैं या केवल मनोरंजन करते हैं। ये भीतर जाकर गुप्त मन में जाकर और अचेतन में जाके ये ऐसे जाकर वहां पर बैठ जाते हैं जाकर कि धीरे धीरे ये वृत्तियां जो है व्यक्ति के अचेतन में पनपने लगती हैं और उनको बड़ी सहजता से वो स्वीकार करने लगता है। आज अगर केवल गाने चल रहे हैं कि बदमाशी के सेंटर खोले जा रहे हैं तो कल को खोले भी जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं और किसी के लिए भी ये कोई बहुत बड़ी ये बात नहीं रहेगी क्योंकि उस समय बहुत सारे लोगों की मानसिकता ये बन चुकी होगी जो आज साहित्य, कला और जो इसका दुरुपयोग जो हो रहा है उच्छृंखलता के लिए, तो जो ये हो रहा है वो धीरे-धीरे बड़े ही आसानी से ये हमारे कहीं सबकॉन्शियस माइंड में अचेतन मन का जाके हिस्सा बड़ी सहजता से बन रहे हैं क्योंकि उनको बड़ा इंटरेस्ट ले लेके सुना जाता है। व्यक्ति बड़ा ही इसमें डूब के इन सबको सुनता है। जैसे हम देख रहे थे इनकी मस्ती देख रहे थे गाड़ी चलाने की और उनकी जो उसकी और साथ-साथ में गा भी रहे थे वो। तो तो ये जो है इतना रस इसमें लिया जा रहा है तो ये कहीं न कहीं ये जो है व्यक्ति के सबकॉन्शियस का हिस्सा बनता रहा और जब सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है, तो फिर उसके जो है चेतन में भी आते कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है उसके। वो उसकी हरकतों में भी आ जाता है व्यक्ति, कल वो व्यक्ति वही बात करने भी लगता है। तो आज ये जो बड़ी सामान्य बातें हमें लग रही हैं, जिस प्रकार के गीत-संगीत आज बज रहे हैं, जैसी मूवीज़ के जो है पिक्चरों के जो टाइटल सॉन्ग, आइटम सॉन्ग आजकल जो आ रहे हैं, ये बहुत ही भविष्य में बहुत ही एक एक भयंकर वातावरण जो है जिसको कहना चाहिए, ये ये बनाने वाले हैं। जहाँ पे चिंतन चरित्र की तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं बिल्कुल एकदम। चरित्र नाम की तो कोई चीज़ नहीं है।
अभी हम लोगों ने कल हम लोग चरित्र की बात कर रहे थे, चरित्र बहुमूल्य संपत्ति, इस पर जो है शनिवार की क्लास हो रही थी सफल जीवन की दिशा धारा में। तो चरित्र की तो ऐसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि मतलब बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे जो है ऐसे-ऐसे गानों को बिल्कुल गा रहे हैं, विचारों का बोध बच्चे उनको कुछ मालूम भी नहीं है, बच्चों को कुछ मालूम भी नहीं है, इनका क्या मतलब, लेकिन धीरे-धीरे उनके कहीं अंतर मन में जाके सबकॉन्शियस में जाके जाके फीड हो रहे हैं। व्यक्ति उन्हीं गानों को बार-बार गा रहा है, उन्हीं पंक्तियों को गा रहा है बार-बार, कि जिनको हम लोग अपने सभ्य परिवार में बैठ के उनको गाने को नहीं गाया जा सकता है। लेकिन इस तरीके के गाने और इस तरीके के तो ये जो समाज में आज ये कह रहे हैं ना कि जो पहले आत्मा परमात्मा से डरते थे, आज उच्छृंखलता इसी से वजह से हुई है। पहले कला और साहित्य और इसके नृत्य के क्षेत्र में प्रवेश करती है और धीरे-धीरे करके जो है उसके माध्यम से व्यक्ति का चेतन में पहुँच जाती है। और जब अचेतन में पहुँच जाती है तो धीरे-धीरे करके फिर जो है चेतन में प्रस्फुटित होती है। तो इसको कैसे रोका जाना चाहिए? किस प्रकार से इस पर अंकुश लगाना चाहिए? ये हम सभी को विचार करना चाहिए कि हम किस स्तर से इसको जो है, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, अबोध हैं, या फिर समाज में आज जो है बड़े उससे इन सबको हम किस तरीके से इस पे ये करना चाहिए, तो हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रयास ज़रूर करना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि हम कैसे इसमें ये कहा था कि कला और ये नृत्य सभी सरस्वती होते हैं। जो पिछले गुरुदेव ने इसकी चर्चा की थी। लेकिन इन्हीं का जो है ये करके और कितना जो है एक विभिन्न वातावरण जो है धीरे-धीरे ये बनाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा इस पर जो है लोग विचार नहीं कर रहे, लेकिन बहुत बड़ा संकट का विषय हम सभी लोगों के लिए, कि जो आगे आने वाली जनरेशन वो किस प्रकार की होगी हम उसको हम समझ सकते हैं। आज के नृत्य से, गाने से, आज के वातावरण से, फ़िल्मी दुनिया से, इन सबको देख के हम लोग समझ सकते हैं कि आगे चल के जनरेशन किस प्रकार की है। अगर आज उच्छृंखलता को साहसिकता का नाम दिया जा रहा है, उच्छृंखलता ये साहसिकता का पर्यायवाचक बन गई है, तो कल को उच्छृंखलता कुछ और का भी पर्यायवाची बन सकती है। तो उसमें भी लोग जो है फिर वो नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये गंभीर विषय है और फिर ये है ही, फिर हम लोग देख सकते हैं अगर ये बात आ गई तो फिर व्यक्ति जो है धीरे-धीरे उसका मानसिक स्तर कितनी जो है तेज़ी से उसका ये अपना गँवाएगा। इस मार्ग पर चलने वाले आरंभ में मानसिक स्वास्थ्य गँवाते हैं, फिर शारीरिक दुर्बलता, रुग्णता के शिकार भी बन जाते हैं। अपराधी एकाकी रह जाता है, उसका सच्चा मित्र सहयोगी कोई नहीं रहता है। तो किस प्रकार से फिर आगे समाज में हम लोग कहते हैं कि कड़े कानून बनने चाहिए, सरकार को ये सुरक्षा करनी चाहिए, वो सुरक्षा करनी चाहिए, इतने कड़े कानून बनने चाहिए, ये सब बनना चाहिए। लेकिन हम लोगों की समाज के प्रति क्या ज़िम्मेवारी है? समाज की जो है क्या ज़िम्मेवारी है कि समाज अपराधी तो समाज में पैदा होते हैं, समाज उनको पैदा है। अब ये कानून कितना तरीके से ये करें, या स्कूल्स के माध्यम से, घरों के माध्यम से कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाए कि वो जो है चरित्रनिष्ठ नागरिक बने, क्योंकि जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें लिखा है इसका कोई और तरीका नहीं। हम्म, केवल जो है इसमें यही है, स्थिति मनोरोग चिकित्सक कोई कारगर सहायता नहीं कर सकते। कारण ये कि ये मानव मर्यादाओं का उल्लंघन जो होने लगा है। इसलिए उपचार एक ही है, वह है सज्जनता, शिष्टता और आदर्शवादिता का समुचित मात्रा में अवलंबन, और ये बच्चों को ही सिखाया जा सकता है, जबकि बच्चे आजकल क्या सीख रहे हैं हम लोग जानते हैं। और ये बच्चों को ही शिष्टता और ये सभ्यता, सज्जनता ये सब कुछ सिखाई जा सकती है। तो इस दिशा में कैसे प्रयास हो सकता है, इसके लिए हम लोग को ज़रूर सोचना चाहिए और कुछ न कुछ ज़रूर हम लोग को करना चाहिए। जी। जी, पूजा जी। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। अ बहुत सुंदर विषय चल रहा था और इसमें जो है सबसे बड़ी जो कमी हो जाती है ना, वो माताओं का बहुत ज़्यादा लाड़-प्यार और घर में बहुत ज़्यादा उन्हें उच्छृंखल घर से ही ये सारा पनपता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि हम ये जो गर्भ संस्कार की पद्धति से जुड़ते हैं, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि 90% सबकॉन्शियस माइंड बच्चे का उसी समय डेवलप करता है, तो माताएँ चाहें तो अपने बच्चे को गढ़ सकती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसे जो 8वां आंदोलन ऐसे ही नहीं कहा, अगर धरती पे स्वर्ग लाना है और मनुष्य में देवत्व का उदय करना है, तो पहले तो घर-घर गायत्री जपी जानी चाहिए और सर्व सुलभ बनानी चाहिए।
तो ये सारा जो कुछ भी हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, ये सब क्या है? विचारों की विकृति। अभी जो आदरणीय भैया ने बताया कि 20% मनोरोगी, लेकिन अभी आप देख लीजिए, शरीर से स्वस्थ भले ही दिखते हों, लेकिन आप 80 से 90% कह सकते हैं कि मनोरोगी ही होते हैं। आप क्या बोलते हैं, लोग क्या सुनते हैं, समझते कैसे हैं और आधा सुनकर रिएक्ट चौगुना करते हैं। तो चीज़ें समझ ही में नहीं आ पाती हैं कि कोई भी व्यक्ति कह क्या रहा है। तो अनर्गल जो सोच है, उस पर काम करने का सबसे बड़ा उपाय यही है, गायत्री साधना। क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा का जो उदय हम बात करते हैं, विवेक का जागरण, सबसे पहले गायत्री माँ यही करती हैं कि सद्बुद्धि का जो हम अवलंबन कहते हैं, माँ का आँचल पकड़ा तो सद्बुद्धि सबसे पहले अवतरित होती। तो ये जब तक विवेक का जागरण नहीं होगा कि कौन-सा स्टेप हमें लेना है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय करना ये बुद्धि ही करती है, यानी विवेक। बुद्धि अलग है, विवेक अलग है। और जैसा अभी आपने कहा कि अक्षर जो होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। उसका संबंध आकाश से है, हम सभी जानते हैं। तो अक्षरनाद ब्रह्मनाद ये भी हम जानते हैं। तो जब गाना कोई साउंड कर रहा है तो वो साउंड वेव फ्रीक्वेंसी कितनी तेजी से सभी के सबकॉन्शियस माइंड पे वो अंकित होता है। तो अगर ज़ाहिर-सी बात है कि अगर इस तरह के गाने बजेंगे तो हम कहीं न कहीं जानते हुए भी विरोध नहीं करते। हम सुन रहे हैं और हम कह नहीं पाते कि ये गाना क्या है और क्या सुन रहे हैं। तो इसका असर हमारे माइंड पर पड़ता है और विरोध ना करना या नहीं बोलना भी इसका एक सबसे बड़ी कमी हो जाती है। और ये जितना इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान चलाया। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों को हम जो भी उनके स्वाद के लिए बर्गर, पिज़्ज़ा और ये सारे जो ऑर्डर कर लेते हैं, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ ऑर्डर हो जाता है। इस स्वाद को रोकने का कोई उपाय नहीं है, जिसकी वजह से अगर घर में ही उन चीज़ों को थोड़ा-सा वेरिएशन करके बनाया जाए, तो बच्चे बाहर की तरफ नहीं भागेंगे। तो इसकी शुरुआत घर से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा खाते हैं अन्न, वैसा ही मन बनता चला जाता है। तो उस श्रृंखलता कहीं न कहीं घर से भी स्टार्ट होती है। और जो आपने कहा, इसका एक और रीज़न है जो कन्या किशोर शिविर चलाने की जो बात कही गई विद्यालयों से, ऑनलाइन एजुकेशन, ये जो ऑनलाइन का टीचर्स वर्क भेज देते हैं, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ने के लिए, होमवर्क करने के लिए मजबूर करते हैं। अब ऑनलाइन में बहुत सारे ऐड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बच्चे देखकर उनके कोमल विचारों पर इस तरह की भ्रांतियाँ पड़ जाती हैं। इसलिए सही एजुकेशन हर तरफ वही चीज़ है, वही बात है। आप सुधार करना है तो हर तरफ सुधार करना पड़ेगा एक साथ। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छी शुरुआत होती है जब गर्भ में बच्चा पलता है, तो उसके हार्डवेयर डाटा में हम इतना कुछ भर दें कि वो कभी चाह कर भी संगत का उस पे असर ही ना पड़ पाए। तो ये एक मुहिम बहुत अच्छी है, जो परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हम सभी को हर घर तक ये फैलानी चाहिए। आज भी पढ़ी-लिखी माताएँ तो जुड़ जाती हैं, लेकिन जो गाँव की महिलाएँ हैं, वो अभी भी उनको गाँव की महिलाओं को क्या कहें, गायत्री परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं, जिनको अभी भी ये विश्वास नहीं होता कि क्या सच में गर्भ से ही बच्चों को के संस्कार को चेंज किया जा सकता है? डेफ़िनेटली किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इसको शुरुआत हम ही लोग को करनी पड़ेगी। जय गुरुदेव, प्रणाम सर। जी, पूजा जी, बहुत बढ़िया आपने बताया, गर्भ से शुरुआत करनी पड़ेगी और बहुत सारे इसमें लोग इसमें जुड़े भी हुए हैं। आपने कहा गायत्री साधना, तो ग गायत्री साधना में आपको क्या लगता है कि इसकी सरलतम पद्धति क्या है? मतलब कैसे हमें गायत्री साधना से जुड़ना चाहिए? इसकी शुरुआत जो है, जैसे स्कूलों में हम गायत्री मंत्र चैंटिंग के लिए बच्चों को कहते हैं। तो आप सोचिए कि एक बार हम साउंड जब ये प्रोड्यूस होता है, तो अभी हमने कहा ना कि साउंड कितना इफ़ेक्ट डालता है सबकॉन्शियस माइंड पे। तो जब बच्चे मंत्र लेखन से या इस चीज़ से जुड़ते हैं, तो धीरे-धीरे उनमें इस चीज़ का उदय होता है, जैसे विवेक का जागरण। और हम सभी जानते हैं, जब एक बार गायत्री मंत्र चैंटिंग होती है, तो 1,10,000 हर्ट्ज़ की उसमें साउंड वेव फ्रीक्वेंसी निकलती है।
तो हम इन संस्कृत के अक्षरों की वैल्यू को बच्चों को समझा सकते हैं और ये संस्कृत हमारे हर चीज़ पे, हमारे चक्रों पे, हमारे माइंड पर कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं, इसका ज्ञान विज्ञान अगर हम पढ़ी-लिखी गर्भवती माताओं को बताते हैं, तो वो बहुत जल्दी जुड़ते हैं। लेकिन यही जागरूकता अगर अशिक्षित में दी जाए, तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में। जी भैया। जी, जी धन्यवाद। रोली दीदी आपका हैंड रेज़ था जी। जी भैया, सादर प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी, दी प्रणाम। जो बच्चे अभी मतलब जो पहले से हो आ गए हैं, उनको तो हम गर्भ संस्कार के माध्यम से सिखा नहीं सकते। रही बात दीदी की, ये बात एकदम सही है कि जप से या गायत्री साधना से, मंत्र लेखन से हम बदल सकते हैं। बहुत स्कूलों में गायत्री मंत्र से ही शुरुआत होती है। लेकिन फिर भी जैसे हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा कि जो वातावरण का प्रभाव है, तो ये बच्चों पे पड़ता है। अब हम अपने बेटी को देखते हैं, भैया ने जैसे जब पिछली बार भैया से जब हमारा क्लास में हुआ था, उसके बाद बहुत सुधार आया है। लेकिन फिर भी कुछ आदतें ऐसी हैं कि जैसे हमारे घर में तो लहसुन प्याज नहीं बनता है, कुछ ऐसा भोजन नहीं होता है, बच्चे बाहर का नहीं खाते हैं। और ये स्पोर्ट में है तो खुद अपने खाने पीने का 12-11 साल की उम्र में बहुत परहेज करती है। उतना शायद मतलब पता नहीं बड़े लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। इतना ही खाना है तो इतना ही खाना है, और समय समय से इसका भोजन होता है। और भोजन में ये नहीं, अगर इसके एक दिन मतलब सर मना कर दे कि चावल मत खाया करो बेटा, चावल खाते हो तो जब दौड़ते हो तो हांफते हो, इसने चावल भी छोड़ दिया। ये 15-15 दिन, महीने महीने में खाती है। लेकिन पता है अभी 8 दिन तक हुआ, आई वहां से तो बोली गाना कोई गा रही थी ऐसे, मेरे घर में कभी नहीं चलता है। तो हम बोले बेटा ये क्या गा रही हैं, कहाँ से सीखी हैं? अरे मम्मी कुछ नहीं, वो जो शिवम मामा के साथ भैया लोग आते हैं ना, वो लोग ये ऐसे ही गाना जाके और दौड़ते हैं। इनको कई दिन टोकना पड़ा भैया, उसके बाद अब जाके थोड़ा 1-2 दिन से कम हुआ है। तो और रही बात शिक्षित जो लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं, वहीं पे ऐसे गाना बजते हैं। अभी शादी पड़ जाए घर में, कितने भी शिक्षित लोग हैं घर में, हमने देखा है अभी बहुत नजदीक से, हमारे आसपास में मतलब जो हमारे मामा मामी या दीदी लोग हैं, कोई कर्नल से रिटायर है, कोई कुछ है, कोई एचईओ है। लेकिन पता है क्या, गाने सब भाई हैं, मौसी हैं, बेटा है, मतलब समझ में नहीं आता है, पूरे लोग घर के होते हैं और गाने ऐसे बजते हैं जैसे, अब फिर अब जब वहां समझा, कुल कुल तो कुल छोड़िए। एक दिन शक्तिपीठ पे शादी मतलब होता है, शादी हो रहा था, उसी समय हम पहुंच गए। एक आदमी के विरोध करने से कुछ नहीं होगा, जब तक 10 लोग मिलके विरोध नहीं करेंगे। हमने कहा भी कि ये क्या बज रहा है यहाँ पे, आप लोगों को बोलना नहीं चाहिए कि या तो शादी करना है या तो मर्यादित तरीके से करो। ये गायत्री शक्ति पीठ है, शक्ति का पीठ है, कोई ऐसा वो नहीं है, होटल नहीं है या धर्मशाला नहीं है कि आप कुछ भी बजा लेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि कौन रोकेगा, और वो लोग रोकने से रुक जाएंगे। हम बोले कि नहीं रुकते हैं तो आप लोग निकाल दीजिए कि हम शादी यहाँ नहीं करने देंगे ऐसे इस तरीके से। तो भैया कुछ नहीं हुआ, एक लोग एक के बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। जब हाँ, कई लोग मिलके अगर इसका विरोध करते हैं, जैसे मूवी निकलती है तो क्या सेंसर बोर्ड से ही तो निकलती है, ऐसे ऐसे उसमें सीन्स होते हैं या कुछ भी होते हैं तो सेंसर बोर्ड देख के प्रोवाइड करता है, तभी तो मूवी निकलती है। वो इसीलिए बनाया गया है। लेकिन क्यों? इसलिए कि हम लोग विरोध नहीं कर पाते हैं, और जिस चीज का विरोध होता है कभी कभी वो फ्लॉप हो जाता है, और कभी कभी वो चीज उस मतलब 3 गुना तेजी से हो, जैसे अब मूवी हम लोग उदाहरण में देख लें, अभी 5-6 साल पहले पद्मावती मूवी आई थी, 4-5 साल पहले, उसका जितना विरोध हुआ उतना तेजी से वो चला। तो एक आदमी के करने से कुछ नहीं हो सकता है।
जब तक हम लोग एक जैसे ना, कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं भैया, गायत्री परिवार से हम भी सब लोग जुड़े हैं। कुछ लोग, जो लोग मतलब साधना के क्षेत्र में हैं, वही इस तरीके से जुड़े हैं कि वो सब कुछ समझ के चलते हैं। लेकिन जो लोग कर्मकांड से चाहे ऐसे जुड़े हुए हैं, वो लोग बड़ा लाइटली लेते हैं इन सब चीजों को। अब पता नहीं गलत है कि सही है, क्षमा चाहेंगे हम अपनी बातों को। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। बिल्कुल दीदी। देखिए, इसमें जो ये बात गुरुदेव ने आदर्श वाली बात कही है कि आदर्शवादिता को लाना पड़ेगा जीवन में। तो आदर्श बिना साधना के नहीं निभ सकता है। अगर व्यक्ति साधना नहीं करेगा तो आदर्श की बात पे आके दाएं बाएं हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं फिसल जाएगा या इधर उधर लुढ़क जाएगा। और साधना करेगा, साधना के बल पे ही व्यक्ति आदर्श पे चल सकता है। तो इसलिए फिर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं दीदी, भले ही हम एक हैं, हम तो विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है, अब ये अलग बात है, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि शक्तिपीठ जैसी चीजों पर भी, शक्तिपीठ जैसे स्थानों पर भी ये सब चल रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का नहीं हो सकता। गुरुदेव की आत्मा जो ऐसी कितना दुखती होगी, ये अलग बात है। भले हम इसको सोचे कि ना सोचें, लेकिन जो है ये फिर भी हम लोग की, लेकिन हम जितना कर सकते उतना तो कर सकते हैं अपने आदर्शों पे अपने बनाए रखने के लिए। और उसको जो है उस पे अडिग रहने के लिए हम जो भी हमसे बन पड़े हमको करना चाहिए हमेशा। जी दीदी। तो हमें आपने अपने स्तर पे विरोध किया, ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसमें कोई जो है ये नहीं है कि कोई चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन जिस व्यक्ति को भी आपने कहा होगा उसके दिमाग में तो एक बात जरूर आई होगी कि एक व्यक्ति ने कम से कम इसका विरोध किया। ऐसा नहीं था कि ये जो है बिल्कुल सर्व मान्य इसको मान लिया गया। कहीं ना कहीं अगर विरोध हुआ तो इसका मतलब गलत जरूर है ना। ये मैसेज तो जरूर चला गया होगा कि ये बात जो भी शक्तिपीठ पे चल रहा है सही नहीं है। जी विनायक भैया। राम भैया, सभी को प्रणाम। राम जी राम। भैया। भैया, आज का विषय था बढ़ते हुए मनोरोग, कारण और निवारण। तो इसमें बहुत अच्छी बात एक जगह लिखी भैया कि नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार संसार के समृद्ध देशों में पगलाने की यह व्यथा तेजी से बढ़ रही। तो इस पंक्ति से एक ध्यान में आता है विषय कि या तो जो समृद्ध देशों की हम बनाए हुए हैं कि ये क्राइटेरिया है, ये मापदंड है, या तो उस मापदंड में कोई गड़बड़ है और या तो लोग ही गड़बड़ है। तो एक तरीके से समृद्धि का जो मापदंड हमने आज बनाया है भौतिकता के आधार पर, और उसी के पीछे जो होड़ लगी है, और आगे गुरुदेव ने निकृष्ट मनोरंजनों का भी, उनकी भी बात की, और अभी रोली दीदी ने भी बात रखी। तो कहीं ना कहीं समृद्धि के जो मापदंड हमने बनाए वो गड़बड़ हैं, और उसके बाद ये हमें उसकी परिणति ये हो रही है कि 20% वयस्क अमेरिका जैसे देश में मनोविकृति या मनोरोग से गुजरते हुए पाए जाते हैं। तो फिर इसमें एक बहुत अच्छा कारण गुरुदेव ने दिया है। मन की जो व्यग्रता है, उसमें भी आज की जो मनोरंजन की अनेक धाराएं जो है वो सिमट कर कामुकता तक ही ये सिमट के रह गई। और उसके अलावा भी जैसा दीदी ने बताया अभी, ऐसे ऐसे गाने बजाने, या फिर हो सकता है कई बार होता है लोग ऐसा कुछ व्यायाम करने में भी भैया कुछ ऐसा मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं, पता नहीं वो जो भी है। तो इसमें एक एक दीदी से मुझे एडवाइस भी मिली, और आगे के लिए, जैसे बच्ची मेरी भी है, छोटी है, 1.5 साल की है भैया, तो एक चीज ध्यान में आता है कि दीदी के इससे कि हम सब कुछ रखें अपने घर में, अच्छे से अनुशासन में बच्चों को रखें, लेकिन वो जब ऐसे वातावरण में जाती है, जो जैसे हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था देखें, भारत स्वाधीन तो हो गया पर शिक्षा व्यवस्था अभी भी परतंत्र है, दूसरे के ही, वो ब्रिटिश तंत्र से ही चल रही है, अंग्रेजों की ही तंत्र की व्यवस्था चल रही है, शिक्षा में भी और अन्य सभी व्यवस्थाओं में, ये सभी देख रहे। तो स्वाधीन होने के बाद भी हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। तो इससे हम अगर ये जागरूकता ला सकें कि हमारी बच्ची, जैसे घर में हम इतना अच्छे से अगर हम पालन पोषण कर रहे हैं भैया, और फिर कुछ समय बाद ऐसी संगत में जा रही है, क्योंकि आज के स्कूलों में चाहे वो कितने भी आजकल स्कूलों की प्रतिष्ठा तो उनके अरेंजमेंट से ही है, या फिर पैसों से ही है, कितना महंगा है, इतने अरेंजमेंट है, लैपटॉप है, एसी है।
पर ज्ञान के लिए कभी इनकी जरूरत पड़ी ही नहीं। ज्ञान अर्जन के लिए तो बस क्यूरियोसिटी ही, जिज्ञासा ही कहा गया कि जो जिज्ञासु छात्र है बस वही एक कंडीशन है, क्राइटेरिया ज्ञान अर्जित करने के लिए। वो एकदम ठीक है, अगर वो ज्ञान अर्जित करना चाहता है, उसके अंदर जिज्ञासा है, तो वो ठीक बैठता है, वो उसके लिए लायक है। तो आज अलग मापदंड हो गए हैं स्कूलों के भी, शिक्षा के भी। तो अगर हम प्रयास करके खुद इतने अलर्ट हो सके और अपना समय अपने उससे निकाल के कामों से थोड़ा इतना अलर्ट होके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए, कि अगर हम भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार गुरुकुल में भी, मैं सिर्फ कर्मकांड से चलते हुए गुरुकुल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ऐसे गुरुकुल जो चल रहे हैं आज और बहुत जगह चल रहे हैं, तो हम थोड़ा स्ट्रिक्टली इस पे काम करें, विचार करें, और बच्चों को लड़कों को भी और लड़कियों को भी, दोनों के लिए अलग जो गुरुकुल, और उनकी व्यवस्था को समझें। 25 साल तक वो जो ब्रह्मचर्य की व्यवस्था थी वो क्यों थी, और तो हम आगे, आज मैं पढ़ रहा था भैया इसमें आध्यात्मिक काम विज्ञान में गुरुदेव ने बहुत अच्छी चीज लिखी है कि हमारा जो दाम्पत्य जीवन है उसको भी एक योग साधना बताया गुरुजी ने, कि उसके लिए पहले से लोग तैयारी करते थे। एक मछली का उदाहरण दिया है, मछली के माध्यम से कैसे कैसे वो पहले पूरी तैयारी करती थी, परिश्रम करती थी, तब मछली जा मतलब जो नर मछली है वो जाके फिर मादा मछली को फिर खोजता था, उसकी खोज तलाश करता। तो आज हमें उस परिस्थिति के लिए जब शादी तक पहुंचना, उसके लिए ब्रह्मचर्य की शक्ति, फिर उसके साथ परिश्रम वाला मानस, कैसे श्रम करके क्या क्या इकट्ठा करके ब्रह्मवर्चस तेज सब इकट्ठा करके तब उस स्तर का आदमी बनता था कि आगे परिवार की जिम्मेदारी, गृहस्थ की जिम्मेदारी, वो उस व्यवस्था को समझ सके। तो उस चीज के लिए हम, मुझे लगता है, और ये है भी भैया, आगे मैंने देखा हूँ कि आज के स्कूलों में वो नहीं है, मन की शिक्षा या चरित्र की शिक्षा नहीं है वहां पे, क्योंकि अंग्रेजी व्यवस्था ही चलती आ रही है। तो हम अगर ऐसा देखें तो आज कई गुरुकुल ऐसे चल रहे हैं जो भारतीय शिक्षा पद्धति को ध्यान में रखकर एकदम उसी तरीके से चल रहे हैं, और वहां पे हम निश्चिंत रह सकते हैं कि हमारे बच्चे, और उसके बाद भी हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, साथ में देखना, मॉनिटर करना। तो ये बहुत अच्छा एडवाइस मेरे लिए भी था दीदी से जो मुझे मिला, कि आगे कैसे कैसे करना है। और स्कूलों का तो खैर पहले से भी इच्छा नहीं थी भैया, और ये स्थिति हर जगह है, बच्चों का दोष नहीं है, वो संस्कृति ही स्कूलों में चल रही है और पनप रही है, और कहीं ना कहीं माँ बाप भी उससे अवेयर नहीं। तो यही बात रखनी थी भैया जी। जी भैया। मीना दीदी, आपका हैंड रेज, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी भैया प्रणाम, सभी को समय हो गया है, लेकिन जो बात ही रखी है, मैं तो दिल्ली में और सेंट्रल दिल्ली में शिक्षिका हूँ, लेकिन जो चर्चा चल रही थी, वो जो स्तर बात हो रही है, वो बहुत ही निकृष्ट है। बहुत सारी चीजें बहुत गलत हो रही हैं, और पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही दुर्गति के स्तर पर जा पहुंचा है। और जैसे भी गाना कि प्रारंभ से बच्चों के संस्कार किए जाएं, वही बात आ रही है कि जब अध्यापक उस स्तर के नहीं हैं, और जो बच्चे हैं वो 5 साल के बाद स्कूल आते हैं, और जो वो जिस परिवेश से आ रहे हैं और जिस वातावरण से आ रहे हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश तो 1% भी खोज पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बस वही है कि अपने स्तर पर हम जितना कर सकें, जैसे दीदी ने गायत्री मंत्र का कहा, वो कराने के बावजूद भी उनमें तो सुनना, वो लोग तो सुनना ही नहीं चाहते, सुनते ही नहीं है। और जो जैसे भैया ने भी कहा कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं सो कॉल्ड, वहाँ की जो शिक्षा पद्धति है उसमें तो और भी बुरा हाल है भैया। मैंने तो एक चीज नोटिस की कि कुछ परिवार जो थे, मध्यम वर्ग था, तो वहाँ कुछ संस्कार दिए भी जाते थे, लेकिन अब वो भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। और जो हाई क्लास और लोअर क्लास, उनके लिए तो कोई नियम ही नहीं है, तो बिना नियमों के ही चलते हैं। सामाजिक और जैसे अभी भैया ने वो पंक्ति पढ़ी थी गुरुदेव वाली, की प्रतिष्ठा के लिए और उसके लिए लोग काम करते थे और डरते थे, लेकिन वो सब गायब है इस समय पर। जैसा जो कर पाए, तो उस समय हो गया। प्रणाम सभी को। गुरुदेव देखेंगे आगे कैसे व्यवस्था बनाएंगे, हम तो अपना प्रयास कर सकते हैं करें। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है हमारा, 1 मिनट ज्यादा, 2 मिनट ज्यादा ही हो गया है। पद्मा दीदी, जी आप बता सकती हैं, वैसे तो समय हो गया जी। जी बस मैं 2 ही मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि इस
इस फील्ड में ही मैं काम कर रही हूँ पिछले 5-6 साल से। कीप मूविंग मूवमेंट एक है, पुणे से ही स्टार्ट हुआ है। तो उसमें 9th और 10th के बच्चों को हम लोग मार्गदर्शन देने जाते हैं, तो वो भी एक किया जा सकता है। आप जुड़ सकते हैं उससे, mykmm.org ये है, ये जुलाई से अक्टूबर तक ही चलता है। उसमें ये मॉरल वैल्यूज वगैरह उसमें दिए जाते हैं। अच्छा, ये एक रहा, और एक है अभी अपना आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी शांति कुंज से चलता है, गायत्री शर्मा दीदी के अंडर में, जो गर्भवतियों के लिए रोज वहां पे लेक्चर्स होते हैं 4 to 5:30। और उन्हीं के अंतर्गत एक और स्टार्ट हुआ है कन्या किशोर कौशल शिविर। तो इसके अंतर्गत भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लिए हैं, जो मॉरल वैल्यूज इन बच्चों में, हम 5th to 8th 10th 12th तक के बच्चों को हम इसमें मॉरल वैल्यूज देने जा रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे जुड़कर स्कूल्स में जा जाके हमको लेना पड़ेगा, मतलब क्लासेस। तो अभी हमारे यहाँ पुणे में अभी अभी स्टार्ट हुआ है और हम ये कर रहे हैं, और इसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, बच्चों में भी अच्छा आ रहा है, उनमें भी जागृति आ रही है। वो लोग भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उनको अगर हम मार्गदर्शन देने चले जाते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। थैंक यू भैया। जी दीदी, बहुत सुंदर। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में कृपया डाल दीजिएगा, तो जिनको भी इसमें आवश्यकता होगी तो सभी लोग लाभान्वित हो जाएंगे उससे। शांतिवन से ये चल रहा है, ये प्रोग्राम कन्या किशोर कौशल शिविर। तो उसमें ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्होंने, तो वो टॉपिक्स हम चाहे बड़े बच्चों को ले, छोटे बच्चों को ले, सभी के लिए वो जी लागू जी होते जी, हैं। तो ठीक है। बहुत अच्छे टॉपिक्स है उसमें। जी दीदी, जी 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 दीदी, बहुत बहुत आभार आपका। तो आइए इसी के साथ आज के विषय को यहीं समाप्त करते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी सभी सत्ताओं को धन्यवाद देते हुए जो है आज का स्वाध्याय क्रम ही समापन करते हैं। कल फिर पुनः हम लोग इसी समय जुड़ेंगे। समय से जुड़े और समय से चर्चा प्रारंभ हो जाए तो हमें भरपूर समय मिल जाएगा, क्योंकि ये चर्चा होते होते जो है लास्ट के 10-15 मिनट में ही शुरू हो पाती है। तो मेरा निवेदन है कि अगर शुरू से ही चर्चा प्रारंभ होगी तो हमें भरपूर डिस्कशन के लिए समय मिल जाएगा। बहुत बहुत आभार सभी का। आइए अब इसी के साथ शांति पाठ करते हैं हम लोग। ओ शांति शांति शांति। जी समा